हेलो एवरीवन। बेटा एक बार चेक करिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी करो बेटा फटाफट से। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से बेटा चेक कर लो एक बार, आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं आपको विजिबल हूं, तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा, फास्ट। हाँ, आपको क्या करना है, चैट में ओके, यस या थम्स अप का साइन बना देना है ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट कर सके। जल्दी बोलो, फास्ट। वीडियो विजिबल है बेटा आपको? अगर आपको नहीं वीडियो विजिबल है तो एक बार आउट मतलब ऐप से बाहर जाके वापसी एंटर करिए, आपको सब दिखने लगेगा और हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें काफी कुछ पढ़ना है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, आज कुछ बारिश का मौसम भी है और बारिश हो भी रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार हो जाता है ऐसा। हाँ, स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चैटें कर दो जल्दी से। एक मिनट देना बेटा। एक सेकंड देना बस। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। दो एक इश्यूज थे, उसको सॉल्व किया मैंने फटाफट से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से बेटा, काफी सारी चीजें मुझे पढ़ानी है आपको। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार आ जाओ। कोई ऐसा है जिसने की फर्स्ट क्लास है? बेटा जिसकी भी ये फर्स्ट क्लास है और जिसने लास्ट की दो क्लासेस नहीं देखी हैं, देख लेना, पर आज का भी आपको सारा समझ आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट दो क्लासेस जो थी वो बेसिक क्लासेस थी। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? अब यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी बता दो, क्लियर है? कोई बफरिंग नहीं हो रही है, सही चल रहा है। आप एक बार बाहर जाके एग्जिट करके इन करो, कोई बफरिंग नहीं हो रही है। हम लोग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी बेटा, फास्ट। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक सेकंड देंगे आप मुझे।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ सर कहां चले गए बेटा, पहले मच्छर मार रहे हैं? नहीं बेटा मच्छर नहीं मार रहे। असल में क्या हुआ है, थोड़ा सा जब रेनी सीजन होता है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने कल डोपा 2 दिया था आपको, चलिए डोपा 2 डिस्कस कर ले पहले। हाँ डोपा 2 डिस्कस कर ले। हाँ थोड़ा सा असल में क्या होता है, स्क्रीन पे कई बार क्या होता है, एक आध अगर मक्खी आ जाती है तो बेटा वो टच करती है स्क्रीन पे, लिखने में दिक्कत होती है, बस इतनी सी बात थी। हाँ चलिए आइए आओ, सबसे पहले डोपा 2 को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ के सभी बच्चे पूरा स्क्रीन पे ध्यान देते हुए। एस फेज इज एब्सेंट इन, मुझे बताओ एस फेज किसमें नहीं होता? क्वेश्चन वाइज चलेंगे और सबसे पहले हम डोपा डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को डोपा नहीं मिल रहा है सुन लो यार, पहले ध्यान से सुना करो। आपके ऐप में डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है आपके लेक्चर के नीचे, उस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में सुन ले ध्यान से, उस डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होता है डोपा का। ठीक है, किसका ऑप्शन होता है? डोपा का। डोपा क्या होता है? उसमें क्वेश्चंस होते हैं 10, सही है? हां तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से देख लो। एस फेज इज एब्सेंट इन, किसमें एस फेज नहीं होगा? नॉस्टॉक में। वाई नॉस्टॉक? क्योंकि नॉस्टॉक बैक्टीरिया है, सही है, बढ़िया। सेकंड है डीएनए रेप्लिकेशन, किसमें एब्सेंट होगा? नन आएगा बेटा। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, हमें यह कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया में एस फेज नहीं होता पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट इन, तब मेरे पास नन आएगा। नॉस्टॉक में डीएनए रेप्लिकेशन होता है पर क्या नहीं होता? एस फेज नहीं होता। अब क्रोमेटिन किसमें एब्सेंट करेंगे? हम ई कोलाई वगैरह में क्रोमेटिन वर्ड नहीं लिखते, हम नॉर्मली वहां पर न्यूक्लियोइड लिखते हैं क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो थर्ड का मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर ए आएगा। ए बी सी लिखने की बजाय क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो। डीएनए रेप्लिकेशन इन ह्यूमन सेल अकर इन, ह्यूमन सेल में डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होगी? हमने यहां पर ह्यूमन सेल लिखा है। अगर कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास किस में होती है बेटा? एस फेज में होती है, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया का सेल होता तो प्रायर टू फिजन होती। प्रायर टू क्या होती? फिजन होती। क्वेश्चन 5, गैप बिटवीन सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज है और सेल डिवीजन एम फेज है, इसके और इसके बीच का गैप G2 है, इसमें और इसमें एम और एस में G1 आएगा। एस और एम पूछा है, पहले क्या लिखा है? डीएनए रेप्लिकेशन फिर सेल डिवीजन, तो मेरे पास आंसर बी आएगा फिफ्थ का, सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ले लो। इंटरफेज नॉट इन्वॉल्व, इंटरफेज क्या इन्वॉल्व नहीं करता? G1 एस G2M, इंटरफेज में क्या इन्वॉल्व नहीं होता? जल्दी बताइए। इंटरफेज में एम फेज इन्वॉल्व नहीं होता है ना, G1 एस G2 कहते हैं। नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल, ध्यान से सुनेंगे। सेल साइकिल एक जेनेटिक कंट्रोल है, ट्रू है। कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, ट्रू है। अकर इन प्रोकैरियोट्स, ये गलत है, तो सेवंथ का सी आ गया। और ये मेरे पास अकर इन यूकैरियोट्स। उसके बाद क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन इज अकर इन ईस्ट, डीएनए रेप्लिकेशन ईस्ट में होता है, एस फेज में, G1 फेज में, इंटरफेज में, G2 फेज में। ईस्ट कौन सा सेल है? ईस्ट यूकैरियोटिक है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। क्वेश्चन 8 का है। कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट था? नहीं सर यहां तक कोई डाउट नहीं था। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत हुई है, देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज इन ऑल सेल बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये गलत है बेटा। प्रोकैरियोट में एस फेज में नहीं होता। एम फेज नॉट अकर इन बैक्टीरिया, एम फेज बैक्टीरिया में नहीं होता क्योंकि वो सेल साइकिल में होता है और सेल साइकिल बैक्टीरिया में नहीं होती। तो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा? बी आ जाएगा नाइन्थ का। नाइन्थ का क्या आएगा? बी आएगा बेटा, सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, ड्यूरिंग सेल साइकिल मोस्ट चेंज अकर इन एस फेज, ज्यादातर चेंज बेटा एम फेज में होते हैं, तो ये गलत हो गया। क्रोमोसोम अपीयर इन एम फेज इन ई कोलाई, एम फेज तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर मुझे ई कोलाई नहीं चाहिए, यहां पर मुझे यूकैरियोटिक सेल चाहिए।
मुझे क्या चाहिए, यूकैरियोटिक सेल चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये दोनों रॉन्ग हो गए तो बोथ रॉन्ग आएगा। क्लियर है? क्वेश्चंस बढ़िया थे। चलिए आगे चलते हैं। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जल्दी से बेटा, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम आगे जा सकते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करेंगे फटाफट से। आइए जल्दी आइए, हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन उसका बनाकर। चलिए सबसे पहले आपको मुझे बताइए, क्या आपको फीचर ऑफ सेल साइकिल समझ में आ रहा है? क्या सर हम यहां से लिखना स्टार्ट करें? अभी जहां से बोलूंगा वहां से लिखियो। सबसे पहले ये देख, अकर इन यूकैरियोटिक सेल, सही है? हां सर सही है। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं सेल साइकिल में? ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेल साइकिल एक कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, सही बात है, क्योंकि इसमें सीक्वेंस फिक्स होता है कि पहले भाई मेरे पास G1 होगा, फिर S होगा, फिर G2 होगा और फिर M होगा। सीक्वेंस इज फिक्स और टाइम नियरली क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा भी रहता है कि कौन किसके बाद होगा ये फिक्स है, दूसरा लगभग टाइम भी फिक्स ही रहता है हमारे पास। ऐसा नहीं कि 100% फिक्स रहता है, लगभग फिक्स रहता है। सही है? सही? क्लियर? हां, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, सही है। अब देखो जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है? यस, है ना? तो ये मेरे पास क्या हो गए, फीचर हो गए सेल साइकिल के, जो हमने कल पढ़े थे। कोई डाउट है इसमें बेटा? इसमें कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जल्दी बता दो, है ना? यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। आगे चलो, आगे चलो। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल की। हम बात करने वाले हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल की, हम बात करेंगे। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल की हम बात करेंगे। देखें, अब एक सेकंड दो, है ना? अब मुझे बताओ जरा, ध्यान से सुनेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। यहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, नए नोट्स बना रहे हैं तो यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या पढ़ाया था आपको? मैंने कल भी आपको बोला था, फेजेस का मतलब होता है चेंजेस। चेंजेस मतलब बदलाव। जो भी बदलाव हो रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? फेजेस बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? बदलाव कहां हो रहे हैं? दो जगह, एक हो रहा है साइटोप्लाज्म में और एक हो रहा है न्यूक्लियस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फेजेस शब्द का क्या मतलब है, फेजेस शब्द का मतलब है चेंज। और चेंज कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, और न्यूक्लियस में हो रहा है। और किस में हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये दो जगह हमारे पास क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? सेल साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। कल हमने इसको स्टार्ट किया था, सर यहां से लिखना था, मर्जी है तुम्हारी, लिखना चाहिए था। अब देखो, कल हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल को पहले हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, एम फेज और इंटरफेज में, है ना? एम फेज और इंटरफेज में। तो सेल साइकिल को हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। एम फेज, जिसे आप क्या लिखते हो नॉर्मली? माइटोसिस। इसमें दो इवेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हो। कोई डाउट है इसमें? और दूसरा हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। सर कल हमने ये लिख लिया था, तो ठीक है मत लिख, पर अब मैं उस टॉपिक पे आ गया हूं कि हम आज का पढ़ रहे हैं। इंटरफेज में G1, S और G2 होता है। और इंटरफेस किसके बीच का होता है? बिटवीन, किसके बीच में होता है बेटा? बिटवीन टू सक्सेसिव, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में, दो लगातार एम फेज होते हैं, उनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये मेरे पास एम फेज है, दिस इज G1, है ना? ज्यादा फेज बना दिए, अच्छा। दिस इज G1, दिस इज S और दिस इज G2।
तो G1S G2 इंटरफेज हो गए और ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का गैप है। जैसे मान लो ये एम फेज है तो ये वाला एम फेज कंप्लीट होगा और अगले वाला स्टार्ट होगा, उसके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। ये कल हमने यहां पर बेटा पढ़ लिया था। बच्चे मेरी बात सुने, आपसे आपके जिस भी बच्चों को थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है कि नहीं यार वीडियो जो है रुक रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, एक बार ऐप के बाहर जाके दोबारा लॉगिन करोगे, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट। तू पहले समझ ध्यान से, डीएनए रेप्लिकेशन सारे सेल्स में होती है जो डिवाइड करते हैं, लेकिन एस फेज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आ जाओ, यहां पर आओ। अब आओ जरा, इनमें चलते हैं टाइम फॉर फेजेस पे। ये टॉपिक लेंगे और यहां से बहुत सारी बातें करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी 2 पॉइंट आपको बोलना चाहती है, मेरी बात सुने ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती है या मेरी बॉडी के अंदर सेल्स में सेल डिवीजन होती है? आप कहोगे यस सर होती है। ये जो सेल डिवीजन है कहां होती है? बोन मैरो में हो सकती है, जहां से ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन वगैरह के नीचे हो सकती है। ये सब जगह हमारे पास क्या होगी? हम क्या लिखेंगे बेटा? सेल डिवीजन होगी। ये चीज समझो, क्लियर है? ये चीज समझो। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बेटा, जो बच्चे चैट में चैट लिख रहे हैं प्लीज मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। आपने पीछे जितने नोट्स लिख लिए थे, अब इस पेज के जितने भी नोट्स हैं वो सारे लिखोगे। अगर अभी तक आपने थोड़ा बहुत जो इतना बोला लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा आज की क्लास में, अब यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, जब मैं आपको पढ़ाया करूं तो चैट मत किया करो, कोई फायदा नहीं है उससे। मैं ना देख रहा हूं, मैं पढ़ाते वक्त कैसे देख सकता हूं? तो अगर आप चैट में लिख भी रहे हो तो मुझे दिखेगा नहीं, वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इधर ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी बॉडी में सेल डिवाइड करता है? आप कहोगे यस सर करता है। मैं लोकेशंस भी जानता हूं लगभग कहां करता है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी बॉडी में जो सेल डिवीजन होती है सेल्स की, उनका टाइम क्या है? कितनी देर में डिवाइड करते हैं? आप कहोगे सर ये तो डिपेंड करता है किस पे? सेल्स पे, कि कहां हो रहा है। जैसे ब्लड सेल्स अगर तेज डिवाइड करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा बनाना होता है ना, तो वो फास्ट डिवाइड करते हैं। हो सकता है स्किन सेल स्लो डिवाइड करते हो। कुछ सेल्स हैं जैसे हार्ट के सेल्स, कार्डियक सेल्स हो गए या न्यूरॉन्स हो गए, मान लो वो डिवाइड ही नहीं करते। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यहां पर ये है, मेरा पॉइंट ये है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उनका टाइम डिवीजन का अलग अलग हो सकता है। मतलब, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे मान लो ह्यूमन का सेल मैं मानता हूं 24 घंटे में डिवाइड करता है, किसी सेल की बात करता हूं, तो किसी और ऑर्गेनिज्म का सेल जल्दी डिवाइड कर सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम फॉर फेजेस या सेल साइकिल में कितना टाइम लगेगा, तो एक ऑर्गेनिज्म के 2 अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि ह्यूमन के सारे सेल सेम टाइम में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी टाइम अलग अलग हो सकता है। हमने अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया है आपको? एनसीईआरटी ने दिया है कि जब ह्यूमन सेल को कल्चर में लेते हैं, कल्चर शब्द का मतलब होता है कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ह्यूमन के सेल डिवाइड कर रहे हैं, इसे कल्चर कहते हैं। तो ह्यूमन के सेल जो है इस टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर रहे हैं, इसे कल्चर कह रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? कल्चर कह रहे हैं। तो कितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं? 24 घंटे में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहां पर यह चीज आपको बता रहा हूं कि ह्यूमन सेल इन कल्चर कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है? 24 घंटे में डिवाइड कर रहा है। ईस्ट सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है? 90 मिनट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यह हो गया, इन वन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमारे पास टाइम कैन बी डिफरेंट, टाइम कैन बी डिफरेंट फॉर 2 डिफरेंट सेल्स। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में टाइम अलग अलग हो सकता है 2 अलग अलग सेल्स का। आपके ब्लड सेल फास्ट डिवाइड कर सकते हैं, स्किन सेल स्लो कर सकते हैं। और 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी टाइम अलग अलग है। also require different time for division,
डिफरेंट टाइम फॉर डिवीजन। क्लियर है? इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बता दो ध्यान से। तो मैंने आपको यहां पर फेजेस लिखे हैं। ये हमारे पास क्या है? एम है, G1 है, G2 है। तो मैंने यहां पर एम लिखा है, यहां G1 लिखा है, यहां लिखा है एस और यहां G2 लिखा है। तो मैं आपको क्लियरली ये बात बोल रहा हूं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म में टाइम कैन बी डिफरेंट फ्रॉम टू डिफरेंट सेल। दो अलग अलग सेल के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है और दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए टाइम अलग अलग हो सकता है। मान लो एम, G1, एस और G2 पूरी सेल साइकिल में अगर 24 घंटे लगते हैं, मान लो मैं ये 24 घंटे के लिए इसको ड्रॉ करता हूं, तो मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं, जरा ध्यान रखना। इस 24 घंटे में जो एम फेज है, एम फेज को टाइम लगेगा 1 घंटा। समझ लो ध्यान से। G1 को टाइम लगता है आपका 8 से 12 घंटे, एस फेज को टाइम लगता है 6 से 8 घंटे और G2 फेज को टाइम लगता है 3 से 4 घंटे। सर ये आप कैसा टाइम बता रहे हो? मेरी बात फिर से सुनेंगे सारे बच्चे। अलग अलग फेजेस में अलग अलग टाइम लगता है क्योंकि अलग अलग काम हो रहे होते हैं। मैंने आपको यह बोला कि ह्यूमन का जो सेल है वो कितनी देर में डिवाइड कर रहा है? 24 घंटे में। किसमें डिवाइड कर रहा है? कल्चर में। कल्चर क्या होता है? आर्टिफिशियल मीडियम में। हम बॉडी की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे। ऐसे ही ईस्ट सेल जो है वो 90 मिनट में डिवाइड करता है। अगर मैं टाइम 24 घंटे लेता हूं ह्यूमन सेल का, उसमें एम फेज का टाइम 1 घंटे का है, G1 का 8 से 12 घंटे का, एस फेज का 6 से 8, G2 का 3 से 4। सर क्या ये टाइम आएगा? नहीं आएगा, मुश्किल है। इसमें क्या दे रखा है? एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है? एनसीईआरटी ने बोला है कि जो G1 प्लस एस प्लस G2 है इसे इंटरफेज कहते हैं और ये टोटल टाइम का लगभग 95% हिस्सा लेता है। ठीक है, 95% टाइम लेता है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, लगभग 95% टाइम आ जाएगा। 23 घंटे आ रहे हैं और ये सिर्फ कितना ले रहा है? 1 घंटा ले रहा है, सिर्फ 5% टाइम ले रहा है। तो अगर आपसे कोई टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा? पहला, ह्यूमन सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है कल्चर में? आप कहोगे 24 घंटे में। ईस्ट कितने टाइम में डिवाइड करता है? आप कहोगे 90 मिनट में। ये दो बातें समझ में आ गई? हां सर ठीक है। ये टाइम कैसे निकाला हुआ? कैलकुलेटेड है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 24 घंटे की सेल साइकिल लेता हूं, उसमें एम फेज 1 घंटे का है, G1 फेज 8 से 12 घंटे का है, एस फेज 6 से 8 घंटे का है और G2 फेज कितने टाइम का है? 3 से 4 घंटे का है। तो सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया? G1 फेज ने। क्यों लिया? क्योंकि सेल की ग्रोथ होती है। क्लियर है? अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूं, ध्यान से सुने, परसेंटेज में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? सुन लो ध्यान से। G1 फेज को अगर आप खुद देखो, 24 घंटे में से 12 कितना होगा? 50% होगा। 8 कितना होगा? 1/3 होता है। तो G1 फेज 33 से लगभग 50% तक टाइम ले जाता है। 6 से 8 का क्या मतलब है बेटा? 25 से लेकर लगभग 33% टाइम। G2 कितना होगा? लगभग 15% टाइम लेता है और ये कितना लेता है? 5%। इन तीनों को ऐड करके लगभग 95% टाइम बनेगा। बाकी सब ये एक का है 5%। यहां तक कोई डाउट है? बेटा ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल होता है, फंजाई होती है। ईस्ट क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है सर ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंजाई का सेल होता है। फंजाई समझ में आता है? फंगस, उसका सेल होता है। उसमें मेनली क्या होती है? बडिंग होती है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और आपका मैं आंसर चाह रहा हूं चैट में। सही है? मैं आपका यहां पर, कोई डाउट है जल्दी बता दो। अच्छा ये पता है कि ये जो ह्यूमन दे रखा है ये किसका दे रखा है? कल्चर का। कल्चर का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं? आगे आओ, जरा इस सवाल का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज टेक मैक्सिमम टाइम? चलो भाई सवाल जवाब के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज टेक मैक्सिमम टाइम? जल्दी करो, जल्दी भाई जल्दी। पोल अभी ले लेते हैं, पोल तुम्हारे लिए। 1 सेकंड दो, पोल का अरेंजमेंट करते हैं।
एक सेकेंड देना बेटा। बिल्कुल अरेंजमेंट करते हैं। चलिए रेडी है अगले को, पहले ये वाला क्वेश्चन तो इसमें कर लो, अगला क्वेश्चन पोल लेते हैं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ क्या आंसर आएगा भाई? जीवन आएगा। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसके लिए आपको पोल दूंगा, आप उसे ध्यान से करेंगे। ठीक है सही है? हाँ सर पोल दो। पोल कैसे आएगा? आपके फोन में यहां साइड में पोल लिखा हुआ आता है जब मैं पोल दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बी आ गया, अगला क्वेश्चन करेंगे। इन अ एपिकल मेरिस्टेम हैविंग डिवाइडिंग सेल्स, सेल्स आर प्रेजेंट इन विच फेज? एक आपको एपिकल मेरिस्टेम दे रखी है जिसमें डिवाइडिंग सेल है, आपके पास डिवाइडिंग सेल किस फेज में होंगे? तो मैंने आपको क्या किया बेटा, पोल क्रिएट कर रहे हैं, एक सेकंड देंगे। पोल में डाउट लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है? चलो एक बार एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकंड देना मुझे। चलो बेटा देखते हैं, एक बार देखते हैं आंसर क्या लिखते हो आप में से। ए आएगा, बी आएगा। देखो आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इना एपिकल, चलो पोल अभी नहीं हो पा रहा उसमें, तो देखते हैं आगे। ठीक है क्लियर है? हाँ एक सेकंड दो बेटा मुझे। आ जाओ। हाँ भाई इसमें से कितने बच्चों को लग रहा है कि आंसर, देखो भाई क्वेश्चन ये है कि आपको एपिकल मेरिस्टेम दे रखी है, ठीक है, उसमें डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन विच फेज। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे आंसर डी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं। पहले सुन लो, मैं जो आपको आंसर इसका लॉजिक बताऊंगा। आपके पास ये सेल साइकिल दे रखी है, ठीक है, सेल साइकिल दे रखी है, पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो तो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। G1S G2, ठीक है, सेल साइकिल दे रखी है। सवाल यह है कि एपिकल मेरिस्टेम में जहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो किस फेज में हो सकते हैं? M में, G1 में, S में, G2। सबसे पहले तो आंसर ये होना चाहिए ये किसी भी फेज में हो सकते हैं,
एनी वन ऑफ दी फेज, वो चारों में से किसी में भी हो सकते हैं। इस बात से सारे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ भाई। सेल साइकिल है ना, डिवाइडिंग सेल्स है, उनमें डिवीजन चल रही है। डिवीजन चल रही है तो वो G1 में भी हो सकते हैं, S में भी हो सकते हैं, G2 में भी हो सकते हैं, M में भी हो सकते हैं। चारों में से किसी भी फेज में वो हो सकते हैं। क्या इस बात से सारे एग्री कर रहे हैं कि नहीं, पहले बताओ। इस बात से सारे एग्री कर रहे हैं कि इन चारों में से किसी भी फेज में हो सकते हैं? जल्दी बताओ। अरे चैटे करो इस बात पे, जल्दी करो, फास्ट। भाई अगर हमारे पास एक जो मान लो काफी सारे डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो उनमें से कोई G1 में हो सकता है, कोई S में हो सकता है, कोई G2 में हो सकता है, कोई M में हो सकता है। चारों में से किसी भी फेज में हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये चारों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, फिर मैं आंसर क्या मार्क करूंगा? फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं आपको कि चारों में से किसी भी फेज में हो सकते हैं, लेकिन आंसर वो मार्क करो जो फेज सबसे ज्यादा टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो टोटल एक दिन का टाइम है, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उस 24 घंटे में से मान लो आप क्या करते हो, 14 घंटे की पढ़ाई करते हो अपनी टेबल पर बैठ के। बहुत मुश्किल काम है मैं जो बोल रहा हूं, 14 घंटे पढ़ना। हाँ, 14 घंटे की पढ़ाई करते हो अपने टेबल पर बैठ के। बाकी आप क्या करते हो, 6 घंटे सोते हो, खाना पीना वॉशरूम वगैरह सब कई मतलब आपके हैं जो काम है वो ठीक है, अपना सही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जब मैं आपको देखने जाऊंगा आपके रूम में, आप कहीं भी मिल सकते हो, खाना खा रहे होगे, सो रहे होगे, पढ़ रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कहां मिलोगे, तो सबसे ज्यादा चांस कहां मिलने के हैं? जो समय आप सबसे ज्यादा बिताते हो। तो पढ़ते हो मान लो 14 घंटे, तो मैं यही कहूंगा ना कि आपका स्टडी टेबल पे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आंसर इसका ए आएगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि G1 फेज ही सबसे ज्यादा टाइम का होता है, इस वजह से वहां मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई किसी ग्रुप ऑफ सेल में सेल डिवीजन चल रही है, तो आप कहोगे कि सर ये तो चारों में से किसी में भी मिल सकता है। सही, 100% सही। लेकिन किसमें मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं? जो ज्यादा समय के लिए होगा। ये मेरी बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? लॉजिक आ गया, नहीं आ गया? ए आएगा आंसर। सी कह रहा है G2 पिटाई खाएगा। आंसर समझ में आया? वाई ए। क्योंकि 24 घंटे की सेल साइकिल में सबसे ज्यादा समय कहां मिलता है? G1 फेज में। तो वहां मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। सही है सर, बढ़िया। यस सर, ठीक है, आंसर G1 है। अगला सवाल ले लें। विच फेज, और फिर मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखो, मेरे साथ तुक्के तुक्के मत खेलो। इन विच फेज इज मोस्ट वेरिएबल इन टाइम, मतलब कौन सा फेज है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम वेरी करता है। इन तीनों में से, चारों में से कौन से फेज में सबसे ज्यादा टाइम, मतलब गैप, मतलब वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब जैसे M फेज फिक्स है 1 घंटे का, S फेज 6 से 8 घंटे का, 2 घंटे की वेरिएशन है। G2 फेज 3 से 4, 1 घंटे की वेरिएशन है। G1 फेज 8 से 12, कितने घंटे की वेरिएशन है? 4। सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज कौन सा है? थर्ड का क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। रीजन सुनो ध्यान से, क्या, मेरी बात सुनो ध्यान से, समझने की कोशिश करना, रीजन बताऊंगा। S, G2 और M फेज ये सिर्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। अंडर जेनेटिक कंट्रोल का मतलब होता है ये सिर्फ अंडर इंटरनल कंट्रोल है, अंडर इंटरनल कंट्रोल है। सही है। G1 फेज जो है वो जेनेटिक कंट्रोल तो होता ही है, जीन्स तो होती ही है ना, अंडर जेनेटिक कंट्रोल तो होता ही है, पर साथ के साथ एक्सटर्नल कंट्रोल भी होता है। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है किसका? खाने का। क्योंकि G1 फेज में हम पढ़ाएंगे आपको ग्रोथ होती है,
तो फूड का होना बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं इन चारों फेज में से G1 फेज ऐसा है जो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के कंट्रोल पर निर्भर है, और G1S और G2S और M सिर्फ जेनेटिक कंट्रोल पे निर्भर है। तो जो चीजें बाहर पर निर्भर होंगी तो क्या उसमें, सोचो ध्यान से, क्या उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम वेरी नहीं करेगा? मैं आपको उदाहरण देता हूं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है कहीं जाने के लिए, तो उसमें अगर टाइम 2 घंटे लगता है तो आप 2.5 घंटे का मार्जिन लोगे और घर से निकलोगे, क्योंकि चीजें आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है जहां आपको बस करके जाना है, टाइम भले ही 2 घंटे लगे पर आप 5 घंटे का मार्जिन लेकर चलोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। तो इसी के लिए क्या होता है, कोई भी सेल जब वो बाहर की चीजों पे कंट्रोल में आ जाता है, मतलब खाना तो बाहर से मिलेगा सेल को, तो बाहर की चीजों के कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर क्या होगा, वो टाइम वेरी करता है। जीवन फेज बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ये टाइम किस बात पे निर्भर करता है कि खाना मिला कि नहीं मिला। आ रही है समझ? अरे आई समझ नहीं आई? लॉजिक क्लियर है कि G2S और M सिर्फ कैसे कंट्रोल होता है, जीन्स के थ्रू। उसको बाहर से खाने के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन ग्रोथ जीवन में होती है, खाना जीवन में मिलता है। अरे समझ में आई नहीं आई? बोलो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि रीजन अगर मैं देता हूं कि जीवन फेज दोनों तरह के कंट्रोल में है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कंट्रोल होता है खाना, इंटरनल कंट्रोल होता है जीन्स, है ना? बढ़िया बढ़िया। तो बेटा क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। क्लियर है? चलो 1-2 क्वेश्चन और है मेरे लिए, आपके लिए। हां, जरा ये बताओ ये कौन सा सेल है? सर जी जाइगोट है, ये जाइगोट है। ये जाइगोट में खास तरह की डिवीजन हो रही है, इसमें डिवीजन हो रही है, और इस डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। ये जाइगोट है, इस जाइगोट में क्लीवेज होने से 2 सेल बना, 4 सेल बना, और ऐसे ही करके मैं 8 सेल बना सकता हूं। जो साइज इस जाइगोट का है, जो साइज इस जाइगोट का है, वही साइज इन चारों सेल का है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल अंडरगोइंग क्लीवेज, उसमें कौन से फेज नहीं होंगे, मेरी बात सुने ध्यान से। ये मैंने सेल साइकिल बना दी है। सर जी आप मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हो, मैं कॉन्सेप्चुअल करा रहा हूं, मजा आएगा तुम्हें करके। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, जाइगोट जो है वो एक खास तरह की डिवीजन करता है, उसे क्लीवेज कहते हैं, जिसमें जो साइज इस सेल का है वही इन दोनों का मिलाकर है, वही इन चारों का मिलाकर है। सही है? तो इस तरह की डिवीजन में कौन से फेज एब्सेंट कर सकते हैं? कौन से फेज एब्सेंट होंगे? सिर्फ डिवीजन होगी, सिर्फ एम फेज होगा, या कोई और भी होगा? अब यहां लॉजिक ये है, सुन लो ध्यान से। यहां लॉजिक ये है बेटा कि इस जाइगोट के अंदर इतना खाना होता है कि वो 16 सेल तक या 32 सेल तक जा सकता है, जिसे मोरुला कहते हैं। तो जाइगोट जब डिवाइड करेगा, जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो वो कौन से फेजेस मिस कर देगा? G1 और G2। मतलब क्या होगा, जब जाइगोट डिवाइड करेगा ना उसमें G1 होगा ना G2 होगा, वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब उसमें एम फेज तो है, पर बिना डीएनए डबल करे सेल डिवाइड नहीं हो सकता। रूल क्या है? बिना एस फेज करे सेल डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये हुआ कि जाइगोट कैसे डिवाइड कर रहा है? एम फेज के तुरंत बाद एस फेज, एस फेज के तुरंत बाद एम फेज। ये गैप खत्म कर दिए उसने। G1 और G2 के क्या खत्म कर दिए? गैप खत्म कर दिए। इसीलिए हम बोलेंगे कि उसमें G1 और G2 एब्सेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई समझ? आई नहीं आई? मैं क्या समझा रहा हूं? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जाइगोट के अंदर खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है। क्या अगर उसको जल्दी जल्दी डिवाइड करना है तो जल्दी जल्दी कौन सा फेज करना है? एम फेज करना है। क्या बिना डीएनए डबल करे डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब वो एम फेज एस फेज एम फेज एस फेज करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। तो उसमें कौन से फेज एब्सेंट करोगे? G1 एंड G2।
एक कह रहा है वाई सर, पिटाई खाएगा, रिपीट वाले पिटाई खाओगे। जाइगोट पता है? हाँ सर पता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। क्या पढ़ाया गया था? जो साइज जाइगोट का है वही साइज 4 सेल का, वही साइज 8 सेल का है। तो क्या सेल में ग्रोथ हो रही है? नहीं सर, जीवन नहीं होगा। सेल क्या चाह रहा है? जल्दी जल्दी डिवाइड करना। कौन सा फेज होता है जल्दी डिवाइड करने के लिए? एम फेज करना पड़ेगा। तो क्या वो बिना डीएनए डबल करे डिवाइड कर पाएगा? नहीं। तो एस फेज भी करना पड़ेगा। एम एस चलता रहेगा। हां, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया भाई, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। मस्त क्वेश्चन है। ए यार, पोल के पीछे क्यों पड़े हो? है हट गधे। जो करा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। ये वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार सर एग्जामिनेशन सेंटर पे पानी नहीं मिला था हमें पीने को ठंडा, इसीलिए मेरे बायो के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। भाई गधा है क्या? पानी से क्या करना? इधर ध्यान दे, कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्सेप्ट। इधर आ जा, आ जाओ। अब हम चेंजेस पढ़ेंगे। ये 4 क्वेश्चन देखो बेटा, चारों अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे और चारों में आपने एक नई बात सीखी है, और नई बात सीखनी जरूरी होती है, नई बात सीखनी जरूरी होती है। आ जाओ, अब पढ़ाएंगे आपको चेंजेस कौन से होते हैं। बेटा बात यह है कि मैं सिर्फ एम फेज करना चाहता हूं मोरूला में, बिना एस फेज के एम फेज होता नहीं है, तो एस और एम चलते रहेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। चेंजेस अकर इन ईच फेजेस। अब आप आ जाओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था सबसे पहले मैं बताऊंगा टाइम क्या लगेगा, दूसरा बताऊंगा कौन से फेज में क्या क्या चीजें होंगी। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि जीवन फेज में कौन से चेंजेस हो रहे हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। जीवन फेज में अब ये सेकंड टॉपिक आ गया आपका। फर्स्ट टॉपिक टाइम वाला खत्म हो गया, अब ये सेकंड टॉपिक आ गया, चेंजेस की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम जीवन फेज की बात करेंगे, कौन से चेंजेस होंगे। जरा यहां देखें बेटा, हम आपको बता रहे हैं। देखें बेटा, देखो आपके पास, सर इस वाली स्लाइड पे कुछ लिखना नहीं है, मैं अभी वापसी आ रहा हूं, इस वाली स्लाइड पे वापसी आ रहा हूं। पहले मैं कुछ समझा दूं यहां पर, फिर लिखूंगा उस स्लाइड पे। तो सर हमें कुछ लिखना है? अभी नहीं लिखना, अभी रुकना है आपने। देखो तुम्हारे पास मैंने एक ये सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा एक सेल बना दिया है, जिसमें यहां पर ये चीज न्यूक्लियस है और ये क्रोमेटिन है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सही है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर मैं भी ब्यूटीफुल हूं। बेटा नहीं बेटा, तो ना नहाता है और ना पढ़ता। इधर ध्यान दे, इधर देख बेटा, हाँ इधर देख। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमेटिन है और ये सेल मेम्ब्रेन है। जीवन फेज में क्या होता है बेटा? जीवन फेज में ग्रोथ होती है। अगर आप ग्रोथ देखो, मैं एग्जैक्टली क्या दिखा रहा हूं, अगर आप देखो इतनी दूर में जो भी साइटोप्लाज्म है, यहां साइटोप्लाज्म बड़ा है कि नहीं? तो मेरे पास किसकी इंक्रीज हुई है? साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है। तो जीवन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है? साइटोप्लाज्म की। तो मेरे पास ये साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? बढ़ गया है। ध्यान से सुनो बेटा, साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा देखो मेरी बात सुनो। ये बक्सा बनाएंगे आपके लिए या ये चीज समझेंगे आप? इधर देखो सारे बच्चे, बुढ़वा की तरफ ध्यान देंगे, हां मेरी तरफ ध्यान देंगे सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। देखो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देख बेटा, देख। मान ले तेरे पास, ध्यान दे समझ, मान ले तेरे पास ये चेन ऑफ ग्लूकोज है। चेन ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। दिस इज नोन एज स्टार्च। सही है। फिर मेरे को क्या करना है? चलो स्टार्च पे क्यों जा रहे हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं सीधे। मेरे पास ये ग्लूकोज है, ये सब क्या है? ग्लूकोज। सर ये क्या बता रहे हो? आ रहा हूं बेटा, सब आ रहा हूं, स्लाइड में आगे आगे नहीं भाग रहा। आपने कुछ नहीं लिखना अभी आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ देखना ये ग्लूकोज है। ठीक है, क्लियर है ना? आपने क्या करना है? इस ग्लूकोज से, ध्यान से सुनना, इस ग्लूकोज से आपको क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। एनर्जी रिक्वायर है।
और वो एनर्जी किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए एटीपी खर्च होता है, तो एनर्जी बनाओगे। ठीक है। दूसरा, इस ग्लूकोज से आप सेलुलोज बना सकते हो, सेलुलोज बना दो ताकि प्लांट की सेल वॉल बन सके, प्लांट की क्या बन सके? सेल वॉल फॉर्म हो सके। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इन सारे प्रोसेस के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। और एंजाइम क्या है? ऐसी कोई चीज है। और एंजाइम किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर हमें ग्रोथ करनी है, अगर मुझे ग्रोथ करनी है तो मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए एटीपी चाहिए, उसके लिए भी मुझे एंजाइम चाहिए, क्योंकि बिना एंजाइम के ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनेगी। दूसरा मुझे क्या है? अगर मुझे क्या करना है बेटा? वॉल मटेरियल बनाना है, वॉल मटेरियल बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए। वॉल मटेरियल का मतलब होता है सेलुलोज, उसके लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। क्या मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? फिर से देखो बेटा, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से आप एनर्जी बनाओगे। एनर्जी किस लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए। अच्छा, इस ग्लूकोज से सेलुलोज बनाओगे जो सेल वॉल बनाएगा, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? इस प्रोसेस के लिए भी एंजाइम चाहिए, इस प्रोसेस के लिए भी क्या चाहिए? एंजाइम। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास डीएनए होता है सेल के अंदर, डीएनए से एक प्रोसेस होता है आरएनए बनाने का, आरएनए बनाने का, और उस आरएनए से प्रोटीन बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है। इस प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? अभी एंजाइम कह सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? ट्रांसलेशन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? नहीं। अब सारी बातें जोड़ता हूं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल कोई चैट नहीं करेगा, सुनो ध्यान से। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जीवन फेज में ग्रोथ होती है, ग्रोथ के लिए मुझे कुछ चीजें तोड़नी पड़ती हैं, कुछ बनानी पड़ती हैं। इन सब के लिए मुझे क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो जीवन फेज में, जीवन फेज में क्या क्या चीजें करोगे? देखो ध्यान से। जीवन फेज में सबसे पहला पॉइंट, सर जी, ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। उसमें मेरे पास क्या चाहिए बेटा? एंजाइम चाहिए, उसके लिए एंजाइम चाहिए। और एंजाइम बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस होते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है? बता दो। ये प्रोसेस होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ये ग्लूकोज एनर्जी बनाएगा, ग्रोथ कराएगा, उसके लिए एंजाइम चाहिए। ये ग्लूकोज सेलुलोज बनाएगा, उसके लिए एंजाइम चाहिए। एंजाइम होती है प्रोटीन, तो इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जीवन फेज में होता है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, जल्दी। अरे इस पे पूछ लेना डाउट, यहां चैट में, स्लाइड पे ही पूछेगा। पढ़ने पे ध्यान नहीं है तेरा? सर, वी नीड न्यू फीचर्स ऑफ ऐप विच यू डिस्क्राइब अर्लियर, दिस इज नॉट मोरल। अरे पढ़ भाई, पढ़ने पे ध्यान दे, बाकी छोड़। हां, मेरी बात समझ में आ रहा है? जीवन फेज में ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। बता जल्दी से, आई समझ? उसके लिए तेरे को क्या चाहिए? कौन सा क्या 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 चाहिए बेटा? तेरे को वहां पर कौन कौन सी चीज चाहिए? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ,
कुछ ऐसे महान है, अभी ध्यान से सुन नहीं रहे। अब इधर देख बेटा, इधर देख, इधर देख। अब मैं तेरे को एक चीज समझा रहा हूं, देख इधर सुन ध्यान से। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहे हैं, मेरे पास ग्रोथ हो रही है। अब जरा सोच के बता, एक चीज और सोच के बता, ध्यान से सुनियो, एक चीज और सोच के बता। जब मुझे प्रोटीन बनानी है तो मुझे ये वाली ऑर्गेनल चाहिए होती है, कौन सी? ईआर। तो जो ईआर होता है ना, गोल्जी बॉडी होती है, ये सब प्रोटीन वगैरह से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड काम करते हैं। ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ऐसी ऑर्गेनल चाहिए होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कौन सी ऑर्गेनल डबल होती हैं, तो जो ऑर्गेनल डबल होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ऑर्गेनल डबल का मतलब इंक्रीज होना। वो कौन से वाली होती हैं बेटा? वो होती है मेरे पास गोल्जी बॉडी, ये बढ़ती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ता है, ये चीजें बढ़ती हैं। आप समझो इस बात को, इन चीजों को मुझे बढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि बिना गोल्जी बॉडी ईआर के प्रोटीन वगैरह, लिपिड वगैरह नहीं बना सकते। लिपिड क्यों बनाना है? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो ऐसी वाली ऑर्गेनल बढ़ानी है। क्लियर है? तो मैं इस स्लाइड पर मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं, इस स्लाइड पर समझा रहा हूं, और ये मैंने पॉइंट समझा दिए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, सुन लो ध्यान से। एस फेज में मुझे डीएनए डबल करना, इधर देख भाई, इधर देख जो मैं बताने वाला हूं। हाँ इधर देख जो मैं बोलूंगा, अब इधर को ध्यान दे, देख इधर। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट G2 में डबल करते, इधर देख, पहले इधर ध्यान दे। ये पेज है, ठीक है? इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है इस पेज पे, ठीक है? मान लो मेरे पास, चलो इधर ध्यान दो, मेरे पास ये पेज है, इस पेज पे मान लो कुछ लिखा हुआ है, सही है? हाँ सर लिखा हुआ दिख रहा है, मैं पता नहीं चल रहा क्या, तुझे क्या करना है? कुछ बच्चे इस पे ध्यान रखे होंगे, यहां क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, सर को बाद में मैसेज करेंगे। इधर ध्यान दे, पिटाई करूंगा। इधर देख, ये जो पेज है बेटा, इस पेज पे मान ले कुछ लिखा हुआ है, सही है? ठीक है, अब मुझे इसकी फोटोकॉपी बनानी है। फोटोकॉपी बनाने का मतलब होता है इसकी रेप्लिकेशन करनी। मान लो ये डीएनए है, तो इस डीएनए की जो फोटोकॉपी बनेगी वो कब बनेगी? एस फेज में। अगर इस पेज में कुछ गड़बड़ है, मान लो ये पेज यहां से ऐसे मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, तो क्या इसकी फोटोकॉपी भी गलत बनेगी कि नहीं बनेगी? बोल जल्दी से, गलत बनेगी? नहीं बनेगी? हां सर बनेगी। तो हम ये समझते हैं कि अगर जीवन फेज में डीएनए में कोई डैमेज हो रखी है, उसे आप ठीक कर दो एस फेज में जाने से पहले, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगी। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा? डीएनए की कॉपी बनाओगे। अगर आप एस फेज में जो भी गड़बड़ है उसे ठीक नहीं करोगे, तो जीवन फेज में जो भी गड़बड़ है ठीक नहीं करोगे, एस फेज में गलत कॉपी बनेगी। जैसे मान लो मेरा ये पेज मुड़ा हुआ है जीवन फेज में, आप इसे सीधा नहीं कर पाए, आप इसकी फोटोकॉपी निकालोगे तो वो वाला पार्ट आएगा नहीं ना? नहीं आएगा सर। इसका क्या मतलब हुआ? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे जो आगे आएगा। जीवन फेज में अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ है उसे ठीक कर लो, डीएनए डैमेज रिपेयर कर लो, नहीं तो क्या होगा? गलत कॉपी बनेगी। आई समझ? अरे आई समझ? नहीं आई? हां समझ आया नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस फेज में मान लो ये डीएनए था, इस डीएनए में थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये म्यूटेशन थी। ये गड़बड़ को क्या कहेंगे? म्यूटेशन थी। म्यूटेशन किस वजह से हुई थी? डीएनए डैमेज की वजह से। हम क्या करते हैं बेटा? उसको ठीक करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? ठीक करते हैं। तो हम डीएनए को ठीक कर देते हैं, वो म्यूटेशन हटा देते हैं, तो इसे हम कहते हैं डीएनए डैमेज रिपेयर। डीएनए डैमेज रिपेयर कर दिया हमने। तो ये कब करेंगे? ये करेंगे हम किसमें? जीवन फेज में। तो जीवन फेज में डीएनए का डैमेज रिपेयर किया जाता है। और आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लो कि अगले फेज में तब तक नहीं जाएगा, सुन लो ध्यान से, जीवन से एस में सेल तब तक नहीं जाएगा जब तक वो डीएनए डैमेज रिपेयर ना कर ले। आई समझ? नहीं आई?
अरे सुन ध्यान से बेटा, डीएनए किस फेज में कॉपी बनाता है? एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? एस फेज में। अगर जीवन फेज में डीएनए में कुछ टूट फूट है, टूट फूट समझ में आता है, डैमेज है, अगर उसको जीवन में ठीक नहीं करेंगे, जीवन फेज में ठीक नहीं करेंगे, तो गलत कॉपी बनेगी ना, उस टूटे फूटे डीएनए की टूटी फूटी कॉपी बनेगी। समझ आ रहा है? ये नहीं करना चाहते। क्लियर है? आ गया समझ? बेटा ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हम डबल करते हैं G2 फेज में, क्योंकि उनको दोनों सेल में बांटना होता। अभी रुक जाओ, उस पर आऊंगा। क्लियर है? चेक पॉइंट मैंने नहीं बताए, लास्ट में पढ़ाऊंगा चैप्टर के चेक पॉइंट्स कौन से होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होंगे वहां बताऊंगा, अभी नहीं। यहां जीवन फेज में इतना याद रखो, ठीक है? इतना याद रख सकते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ, इफ, चलो इतना याद हो गया, चलो एक क्वेश्चन करेंगे। क्या आपको यह समझ में आ गया? हां सर। ये वाली स्लाइड? हां सर। ये वाली बात? हां सर। देख लो भाई, ये ठीक है? डन? डन है? तुमसे बढ़िया तो डन मेरा बेटा कर लेता, उसको बोलता हूं डन, तो ऐसे उंगली पे ऐसे लगा कहता है डन सर। हाँ, मेरी वीडियो देखता आजकल वो, अभी से पढ़ने लगा है। हाँ, उसको कल मैं पूछ रहा था कि कुछ समझ में आ रहा है? डन, तो ऐसे उंगली पे उंगली लगा कहता है हाँ डन। मस्त एकदम। हाँ, 2 साल का भी नहीं है। चलो ठीक है, आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके साथ एक सवाल होगा, आ जाओ। हाँ, इधर दो, इधर ध्यान दो। चलो इधर ध्यान दो, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ इधर देखो, इधर ध्यान दो। विच इज नॉट ट्रू फॉर G1 फेज? जल्दी बताओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। विच इज नॉट ट्रू फॉर G1 फेज? ग्रोथ होती है? तुम्हारे लिए सवाल लाया हूं एक। यस सर होती है। डीएनए डैमेज रिपेयर होता है? हां सर होता है। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो पे बात कर लेते हैं। सर दिखाओ इसे जरा। ये देख बेटा, मुझे बता, अगर इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम 5 है और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम 10 है, तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, 5 अपॉन 10 है मान लेते हैं। अब यहां पर न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो 5 है, चेंज नहीं हुआ, पर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ के 20 हो गया। तो मुझे बताओ, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो ये आ गई। ये रेशियो बढ़ी है कि घटी है? आप खुद बताओ। न्यूक्लियस का वॉल्यूम अपॉन में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम की रेशियो बढ़ी है घटी है? सर घटी है। ये रेशियो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज और न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज। ये भी ठीक है, नॉट ट्रू में ये आएगा। तो क्वेश्चन 5 का सी आएगा, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, जबकि डिक्रीज होती है। रियल में क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब भी साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म की रेशियो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये बढ़ती कब है? जब सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाते हैं। आई समझ नहीं आई? अरे आई नहीं आई समझ? अब तो डन कर दो, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट। देखो, आप खुद देखो बेटा, मैं कुछ ऐसा थोड़ी पढ़ा रहा हूं। देख बेटा, इसका वॉल्यूम मान ले 5 है, इस साइटोप्लाज्म जो पूरा इसका वॉल्यूम कितना है? 10। ठीक है, अब यहां पर वॉल्यूम बढ़ गया तो कितना हो गया? 20 मान लो। तो ये रेशियो घटी है ना? हां सर घटी है। बढ़िया, आ जाओ एस फेज में देखते हैं बेटा। एस फेज क्या होता है? सबसे पहले एस फेज क्या है? अच्छा, मैंने जीवन के लिए ये लाइन तो लिखना था ना पहले भी। जीवन क्या है? गैप बिटवीन, किसके बीच का गैप है? एम एन एस। ये तो पहले भी लिख चुका हूं, इसे गैप 1 कहते हैं। आ जाओ सर जी, ये सब बता चुके हो, क्वेश्चन भी हो गया है। अब आ जाते हैं एस फेज में।
एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। ध्यान सुनेंगे, एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। इसमें क्या होता है, इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन। हां भाई, किसमें? अकर इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। क्या लिखूं? अकर इन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए डबल होता है इनसाइड न्यूक्लियस। इसे हम एस फेज कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? एस फेज कह रहे हैं। जल्दी से देखते चलो, ठीक है। अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना जो मैं यहां पे करने वाला हूं। इधर देखो बेटा, मैं यहां पर करने वाला हूं क्या, देखो। आपको यह पता होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपको यह पता होना चाहिए कि जीवन फेज में डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में है। क्रोमैटिन की फॉर्म में है किसमें? इन जीवन फेज। जीवन फेज में डीएनए जो है वो किस रूप में है? क्रोमैटिन की फॉर्म में है। तो मेरे पास ये क्रोमैटिन हो गया, दिस वन इज क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन हो गया। अब मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं, सुनो। मैंने आपको यह बोला था कि डीएनए कब खुलता है? जब ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन होती है। जरा फोकस करना, डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में है। समझ में आ रही है? हां सर आ रही है। अगला सवाल यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए खोलना पड़ता है, मतलब डीकंडेंस करना पड़ता है। तो हम ये लिखेंगे यहां पर, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। डीएनए नीड टू ओपन, डीएनए को खोलना पड़ेगा। तो क्या सारा डीएनए यहां से लेकर यहां तक सारा डीएनए मैं खोलता हूं एक साथ? पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा डीएनए खोलूंगा। देख लो, ये मैंने क्रोमैटिन की फॉर्म में रहने दिया, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में रहने दिया, सिर्फ इतना पार्ट मैंने खोला। तो आपको क्या क्या समझना है? एस फेज में डीएनए खुलता है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों खुलता है? वापसी खुलता है, क्यों? ताकि डीएनए को डबल कर सके। अगला सवाल यह है कि क्या सारा डीएनए एक साथ खुल सकता है? कभी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में उतनी जगह ही नहीं है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर होता है और उसके अंदर डीएनए होता है 2 मीटर का। मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा डॉट दिख रहा है तुझे बेटा, ये डॉट दिख रहा है, ये मान ले सेल है, इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है और इस बोर्ड से बड़ा तेरे पास डीएनए प्रेजेंट है। क्या सारा डीएनए एक बार खोल पाऊंगा? नहीं। ये चीज समझ में आ रही है? तो मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर हूं इस बात को लेकर कि सारा डीएनए नहीं खोल सकते। तो नीड टू ओपन टोटल डीएनए नॉट गेट ओपन एट वंस। सारा का सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलता। मान लो ये मैं इस डीएनए की बात कर रहा हूं, यहां से यहां जो खुला है। अब ये देखो बेटा, ये डबल स्ट्रैंड हुआ है। मेरी बात समझना ध्यान से। खुलने का मतलब क्या है? क्रोमैटिन से ये होना। समझ रहे हो इस बात को? ये डबल स्ट्रैंड है, फिर ये ऐसे ओपन होता है और इस पे फिर नया डीएनए बनता है। ये ऐसे नया डीएनए बन जाता है। आ रही है समझ? नहीं आ रही? समझ आई नहीं आई? मैंने क्या बोला, क्या क्या पॉइंट्स बोले? फर्स्ट, एस फेज में डीएनए डबल होता है। सेकंड, डीएनए शुरुआत में किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। कब खोलते हैं? एस फेज में। क्या सारा डीएनए एक बार खोलते? नहीं खोल सकते। सारा डीएनए एक बार में नहीं खोल सकते। सुन लो ध्यान से, ये चीज क्लियर है? सारा डीएनए एक बार में नहीं खोल सकते, थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। सही है? पहले इतना खोलेंगे, फिर इतना खोलेंगे, फिर इतना खोलेंगे। खोलने का मतलब क्रोमैटिन से डीएनए की फॉर्म में आना। फिर उसको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे और उस पर फिर क्या बनाएंगे? नया डीएनए बनाएंगे। तो ये मेरे पास नया डीएनए बनाया मैंने, नया डीएनए स्ट्रैंड है और ये मेरे पास ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है। स्ट्रैंड का मतलब होता है सिंगल धागा और ये मेरे पास डबल स्ट्रैंड है, ये ऐसे खुलता है। तो मैंने इसकी बात करी। क्लियर है? ये इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है। उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? उसके लिए एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। और ये कहां हो रहा है बेटा? इसकी लोकेशन कहां है?
लोकेशन है इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है पॉइंट? डू वी हैव टू राइट दिस? अभी रुक पहले, हां ये लिखना है, लेकिन तुझे यहां लिखना है, पहले यहां लिख दो फिर उसके बाद लिखियो उसे। डू वी हैव टू राइट दिस? यस डेफिनेटली। Synthesis take place in this DNA replication occurring in eukaryotes in S phase. Total all DNA not get decondense at once. सही है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब सुनना ध्यान से। अगला पॉइंट यह है कि इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, यहां पर ध्यान रखना, मैं एनिमल सेल लिख रहा हूं बेटा। इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल हमारे पास सेंट्रियोल गेट डबल, सेंट्रियोल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब ये सेंट्रियोल क्या है इसके बारे में बताएंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा इन एस फेज जो प्रोटीन डबल होती है, हिस्टोन्स डबल होते हैं, ये सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। हिस्टोन्स गेट डबल। हिस्टोन्स क्या होते हैं बेटा? इधर देखो, ये जो डीएनए डबल हुआ है ना, ये डबल डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है। इधर देख बेटा, ये डीएनए मैंने ऐसे डबल कर दिया, मतलब ये डीएनए को डबल कर दिया। अब इनको एक प्रोटीन के ऊपर लपेटा जाता है, ये प्रोटीन होती है एक, उसके ऊपर डीएनए को लपेटते हैं। लपेटने का मतलब है रैप करते हैं ऐसे, इस तरीके से, वो गाने वाला रैप नहीं, रैप का मतलब है लपेटना, ऐसे रैप करते हैं। इन प्रोटीन्स को हिस्टोन्स कहते हैं। तो पहले हिस्टोन, सुनो ध्यान से, पहले हिस्टोन सिर्फ इतने डीएनए के लिए थी, अब इसके और इसके दोनों के लिए चाहिए, तो हिस्टोन्स को भी डबल करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रियोल के बारे में आगे बता रहा हूं आपको, पहले सुन लो ध्यान से मैंने क्या बोला। एस फेज में डीएनए डबल होता है, कोई डाउट नहीं सर? क्या सारा डीएनए एक साथ डबल होता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खोलते रहते हैं, डबल करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, हिस्टोन्स मेरे पास एस फेज में बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले इतने डीएनए को लपेटने के लिए हिस्टोन थी, अभी डीएनए ये और ये डबल हो गया है, तो उसके लिए हिस्टोन्स आ गया। क्लियर है? सही है? हां, यस बिल्कुल। तो हिस्टोन्स जो है मुझे डबल चाहिए, इसके लिए भी चाहिए और इसके लिए भी चाहिए। पहले सिर्फ इसके लिए चाहिए था, अब ये जो डीएनए है इतना, ये डबल हो गया ना, तो दो के लिए चाहिए, इसलिए हिस्टोन्स भी डबल होते हैं। वो भी हम किस में करते हैं? एस फेज में करते हैं। सेंट्रियोल के बारे में बता रहा हूं। अब मैं आपसे एक पॉइंट और लिख रहा हूं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, किसकी कॉपी पहले बनती है? दो तरह का डीएनए होता है, क्रोमेटिन भी, एक यू होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। कौन रेप्लिकेट होगा फर्स्ट? किसकी रेप्लिकेशन पहले होगी? किसकी? यू क्रोमेटिन की। कारण अभी दिखा रहे हैं, इधर देखो भाई, इधर देखो सारे, पहले ध्यान दो मेरी तरफ, इधर देखो, ये तुम्हारे पास डीएनए है, सही है सर? ये वाला डीएनए यू क्रोमेटिन है, फिर ये वाला जो है हेट्रोक्रोमेटिन है, और फिर ये क्रोमोसोम होता है। सही है सर? ये मेरे पास डीएनए है। नॉर्मली डीएनए इस फॉर्म में कभी नहीं दिखता, इस पूरे को क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन दो तरीके का होता है, ये लेस कंडेंस है, लेस कंडेंस वाले को क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन बोलते हैं। ये वाला मोर कंडेंस है, मोर कंडेंस वाले को क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये वाला क्या है? क्रोमोसोम है। सही है सर? हां सर। अब मुझे बताओ, मुझे इसको खोलना है,
इसको वापसी डीकंडेंस करना है, इसको भी और इसको भी मान लो डीएनए की फॉर्म में। तो किसको खोलना आसान है, इसको खोलना आसान है कि इसको खोलना आसान है? सर इसको खोलना आसान है, क्योंकि ये पहले से लेस कंडेंस है। समझ में आ रहा है? नहीं तो डीएनए रेप्लिकेशन में कॉपी तो सारे ही डीएनए की बनेगी, चाहे यू क्रोमैटिन हो चाहे हेट्रोक्रोमैटिन। जैसे मैं आपको सेल दिखा देता हूं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में तुम्हारे पास क्रोमैटिन प्रेजेंट है, देखो ऐसे, कहीं कहीं पर वो ज्यादा कंडेंस है, कहीं कहीं पर कम कंडेंस है, कहीं कहीं पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर कम है। अब इस वाले को मैंने क्या बोल दिया है, हेट्रो। इसको खोलना आसान है हेट्रो को, कि यू को खोलना आसान है? भाई जो ऑलरेडी खुला हुआ है थोड़ा सा, उसको खोलना आसान हुआ ना। तो आप खुद देखो, ये यू क्रोमैटिन है, इसको खोलना ज्यादा आसान होगा इसके कंपैरिजन में, तो इसकी रेप्लिकेशन पहले होगी इसके कंपैरिजन में। सही है? अरे बताओ, अरे बोलो जल्दी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? हां सर, अब सेंट्रियोल वाली कहानी बताओ। क्या आपको इस पर लिखे हुए सारे पॉइंट याद हो रहे हैं? सेंट्रियोल छोड़ दो, भी समझा रहा हूं, जल्दी बताओ भाई। क्या इस पर लिखे हुए सारे पॉइंट याद हो रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट। सर क्लास क्या 10:30 बजे तक है? नहीं, क्लास अपने समय पर खत्म होगी। ऐसा मत करो सर, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, भूखे पेट पढ़ा रहा हूं। हाँ, सुबह खाने को दलिया मिला था, वो टेबल पे रखा है, ठंडा हो गया, नहीं खा पाए, कोई बात नहीं। सर हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 6 घंटे पढ़ना पड़ता है। बेटा हमें 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पढ़ाना भी है, फिर उसके लिए स्लाइड भी बनानी है, उसके अलावा विद्यापीठ पे भी काम करना हमें तुम्हारे लिए, तो सब काम करना पड़ता है। अब क्या करें सर? सर आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? ताकि तुम डॉक्टर बन जाओ। अलग सर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि तुम सारे कुछ कर लो लाइफ में, ठीक है? बाकी टीचर क्यों करते हैं? कुछ कर लो भाई जीवन में। सही है? ठीक है। हाँ सर, आप पूरे साल ऐसे ही पढ़ाओगे? नहीं बेटा, पूरे साल डांटूंगा और साथ में जलील भी करूंगा। हाँ, नहीं पढ़ेगा तो जलील करना पड़ेगा। वो क्या होता है सर? जलील करना होता है बेटा कि तुम हवा में उड़ते हो, तुम्हें वैसे उठा के नीचे लाना और ये बताना, देख बेटा ये पढ़ ले, नहीं तो होगा नहीं तेरा इस साल। हाँ सही है। ट्रैकिंग शीट मैंने दी है पीडीएफ की फॉर्म में, कैसे यूज करना है अपने रजिस्टर में बना लो बस उसे, उसमें डेट डालो, डीपीपी करी नहीं करी, डोपा किया नहीं किया, वो सारी चीजें नोट करनी है। हाँ ठीक है, आ जाओ। सर आप विद्यापीठ में पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा पढ़ा नहीं रहे, पर वो जो सारा सिस्टम हम आपके लिए बनाएंगे वो अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है, क्लियर? इधर आओ, आ जाओ भाई। सेंट्रियोल की कहानी सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रियोल किस में होता है? एनिमल सेल में। किस में नहीं है? प्लांट सेल में नहीं होता। बैक्टीरिया में होता है क्या? नहीं होता। फंजाई में भी ऐसा हम नहीं लिखते इसे। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में। सेंट्रियोल क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनल है जो किसकी बनी है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की। सुन ले ध्यान से बेटा, ध्यान से सुन। मेरे पास इस तरीके की, ध्यान से देखो भाई, अरे इधर देखो, कल सर आपने कहा था 10:30 में, मेरी मर्जी, मैं मजाक भी कर सकता हूं, इधर ध्यान दे। मेरे पास एक ये धागा है, इस धागे को क्या बोलते हैं? ये लंबा सा एक मान लो एक धागा है, इस धागे को हम कहते हैं क्या? इस धागे को कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। देख कहानी देख, समझ पहले, देख पहले पूरी बात समझ। व्हाट इज सेंट्रियोल के बारे में बता रहा हूं। तुम्हारे पास एक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन का नाम है, इन प्रोटीन का नाम है अल्फा टुबुलिन, और जे वाली का नाम है बीटा टुबुलिन। टुबुलिन है बेटा, ठीक है सर, बढ़िया है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। आ जाओ इधर देखो, इस अल्फा और बीटा टुबुलिन को यूज करके हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरीके से। पूरा एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा। इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। मान लो ये पेन एक माइक्रोट्यूब्यूल है। सर ये तो प्लास्टिक का, नहीं मान लेना, कह तो रहा हूं मान ले। हाँ सर मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है? एक माइक्रोट्यूब्यूल है। आगे देख,
अब माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है सर? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब इस माइक्रोट्यूब्यूल से ये स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 27 मान लो। तो ये क्या है बेटा? मैंने यहां पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है एन, बहुत सारी ट्यूबुलिन से, तो मैंने लिखा मैनी ट्यूबुलिन। बहुत सारी ट्यूबुलिन से मैंने क्या बनाया? माइक्रोट्यूब्यूल बनाया। माइक्रोट्यूब्यूल याद रहेगा? हां सर। और ये क्या है? ये प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन से मैंने एक धागा बनाया है, ये थ्रेड बनाया है। ये कैसा है? थ्रेड लाइक है। थ्रेड ना बोल के इसको बोलेंगे मतलब एक ट्यूब लाइक है, ट्यूब जैसा है। ऐसे ऐसे 27 माइक्रोट्यूब्यूल का 27 माइक्रोट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे सेंट्रियोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल का। और जब हम दो सेंट्रियोल ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, तो इसे सेंट्रोजोम कहते हैं। अरे देख रहे हो? जे छोटी प्रोटीन का नाम है इसका अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन। इसको लगाओ एक धागे की फॉर्म में, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल, कितने? लगभग 27। उसको कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 9 में कितने? 3-3। मतलब क्या हुआ? इधर देख बेटा, इधर समझ। ये देख कितनी पेंसिल है ये? सर जी 3 है ये तो। हाँ 3 है। ऐसे 3-3 करके लगाऊंगा। 3-3 के कितने सेट है? 9। कितने हो गए? 27। ये क्या है? इधर देख, दिस इज 1 माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे मैंने कितने ले लिए? 3 ले लिए। 3 ले लिए। 3 हो गए? हां सर 3 दिख रहे हैं। 3 हो गए। ऐसे 3 9 बार लगे हुए हैं। कितने हो गए? 27। तब एक सेंट्रियोल बनता है। हां सर बढ़िया है। सर इसको डिटेल कब पढ़ाओगे? अगले चैप्टर में, सेल में। किसमें पढ़ाओगे? सेल में। हां सर बढ़िया। तो 9+0 कहते हैं इसे, सेंट्रियोल को। जब दो सेंट्रियोल ऐसे लगाते हैं तो सेंट्रोजोम कहते हैं। अब इधर देख बेटा, अब इस सेंट्रोजोम के चारों तरफ अगर इस तरीके से और माइक्रोट्यूब्यूल लगा दे तो इसे एस्टर कहते हैं। इधर देख, ध्यान से देखियो, ये और माइक्रोट्यूब्यूल हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एस्टर। एस्टर का मतलब होता है तारा, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स कभी कहते थे बेटा तू मेरी आंख का तारा है। आजकल तो नीट ने तुम्हें नीचे उतारा है, नहीं? पढ़ाई कर लो, है ना? नहीं तो रामलाल के साथ सोना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है, हेरा फेरी मूवी में बताया था रामलाल कौन है। इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो, एस्टर किसे कहते हैं? सेंट्रोजोम के आसपास क्या लगा हो? क्या लगा हो? माइक्रोट्यूब्यूल। सही है? हां, समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। दैट इज ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, एस्टर। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ हाँ बढ़िया, सही है। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल गेट डबल। एक्चुअल में सेंट्रोजोम डबल होते हैं, ऐसे 2 बन जाते हैं। और सेंट्रोजोम डबल करने की क्या जरूरत है वो हम देख रहे हैं। सही है बेटा? हाँ हाँ, फिर से देख लो जिसको डाउट हो रहा है। इधर देख बेटा, एक छोटी छोटी प्रोटीन है ट्यूबुलिन, उनको मिलाकर मैंने क्या बना दिया? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल कितने लगाए हैं? 27। कैसे लगाएंगे ये आप डिटेल में पढ़ोगे, ये इस चैप्टर में नहीं है। इसे सेंट्रियोल बोला। क्या आपको सेंट्रियोल समझ में आ रहा है? ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ऐसे 2 सेंट्रियोल लगाए तो क्या बना? सेंट्रोजोम। उसके आसपास फिर से माइक्रोट्यूब्यूल लगाए तो क्या बना? एस्टर। अब देखो इसका क्या रोल होता है। ये जो एस्टर होते हैं ना बेटा, ये जो एस्टर होते हैं और साथ में स्पिंडल फाइबर आते हैं इससे, ये स्पिंडल फाइबर इसी एस्टर से आते हैं ऐसे। इन स्पिंडल फाइबर पर हमारे पास ये क्रोमोसोम अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? क्रोमोसोम अटैच होते हैं।
तो अगर मुझे सेल को डिवाइड करना है, नॉर्मली क्या होता है, किसी सेल में ये एक प्रेजेंट होता है, अगर मैं इसे डबल नहीं करूंगा तो एम फेज में सेल को डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। आई समझ? नॉर्मली किसी सेल में, आपके स्किन सेल में अगर मैं पूछूं कितने सेंट्रोजोम हैं, ऐसा सिर्फ एक प्रेजेंट है। अगर मुझे सेल को डिवाइड करना है तो इसको दो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पोल पर ऐसे प्रेजेंट होंगे, तब उससे स्पिंडल फाइबर आएंगे। नहीं बेटा, एस्टर को माइक्रोट्यूब्यूल नहीं कहते, मेरी बात समझ ध्यान से। दिस इज सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, उसके आसपास माइक्रोट्यूब्यूल, तब पूरे स्ट्रक्चर को एस्टर कहते हैं। उस एस्टर से स्पिंडल फाइबर आते हैं। सर कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं यार। मैं एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल गेट डबल। मैं उस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इधर आओ, जाओ, फिर से लेंगे एस फेज को, फिर से लेंगे और एक एक चीज लिखते हुए चलेंगे। एस फेज को सिंथेसिस फेज कहते हैं। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होता है किसमें? यूकैरियोट्स में। कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। टोटली सारा डीएनए खुलता है एक बार में नहीं, एक बार में नहीं खुलता। इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल सेंट्रियोल गेट डबल। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। किसके? एनिमल सेल के। सेंट्रियोल डबल होता है, ये डबल हो जाता है। एक्चुअल में सेंट्रोजोम डबल होता है, हिस्टोन्स डबल होते हैं, यूक्रोमेटिन का रेप्लिकेशन पहले होता है। कोई डाउट है क्या? हां, सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर, साबास। फंक्शन ऑफ एस्टर लिखना क्या है सर? ये लिख लिया तुमने? ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिख लिया, ये भी लिखना है, बना लो जल्दी से। ये भी बनाना था, जिसने नहीं बनाया बना लो। जल्दी बना लो, आ जाओ। हिस्टोन डबल करनी है, डीएनए खोलना होता है। सर जी छुट्टी कितने बजे होगी? पिटाई कर दूंगा, छुट्टी का नाम लिया तो। हां, भगा भगा की पिटाई करेंगे। इधर ध्यान दे, सारा लिख लिया। ये ले लो भाई, ये वाला भी ले ले, ये भी लिखना है। ये समझने के लिए लिखना है, याद तुझे सिर्फ ये करना है। इधर भी देख बेटा, याद तुझे सिर्फ ये करना है जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये बता, ये लिखना है, लिख ले। हाँ बेटा, तू ये नहीं कह पाएगा सर आपने कुछ नहीं कराया था, या आपने एनसीईआरटी के बाहर का नहीं, ये भी नहीं कह पाएगा। ये तो तू बोल ही नहीं सकता। ये भी नहीं कह पाएगा आपने समझाया नहीं था, आपने कराया नहीं था, है ना? हाँ हाँ। और तुम मक्कारी उस दिन आए थे ना ओरिएंटेशन में लाइव, जब मैं और एमआर सर ले रहे थे, जब तो बड़े प्रॉमिस कर रहे थे कि सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, एम्स ले आएंगे। पढ़ ले चुपचाप, ऐसा थोड़ी होता है सिलेक्शन। हाँ ध्यान दो। डन है? डन 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 कर दो, डन डन। हाँ चलो आ जाओ। हाँ हाँ, अब देखो एस्टर क्या है। ये माइक्रोट्यूब्यूल प्लस सेंट्रोजोम, इनको एस्टर कह रहे हैं। तो सेंट्रोजोम प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, इसको एस्टर कह रहे हैं, है ना? सही है। और उससे ये स्पिंडल फाइबर आ गए। बढ़िया सर, बढ़िया। अब ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे जुड़ते हैं। तो स्पिंडल फाइबर किससे आते हैं? एस्टर से आते हैं। प्लांट में नहीं आते, एस्टर से डायरेक्ट बनते हैं। हाँ हाँ बढ़िया। अरे ये सवाल आ गया तुम्हारे लिए, चलो करो। विच इज नॉट ट्रू फॉर एस फेज, जल्दी कर भाई। विच इज नॉट ट्रू फॉर एस फेज, जल्दी कर।
बच्चे 9+0 9+2 मैं समझाऊंगा तुझे सेल वाले चैप्टर में। अभी तुझे पता चला है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन या माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्ट्रक्चर बनता है सेंट्रियोल, दो लगते हैं सेंट्रोजोम, आसपास माइक्रोट्यूब्यूल लगते हैं एस्टर, उसी से स्पिंडल फाइबर आता है। इतना बात समझ में आ रही है? बोल जल्दी। सही है। उसके बाद सुन ध्यान से। नॉर्मली एक सेल में कितने होते हैं? ये एक ही होता है, सेंट्रोजोम एक होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करना होता है तो इसको डबल करते हैं। आजा भाई, डीएनए रेप्लिकेशन अकर? हां सर अकर। अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल? यस सर। सेंट्रियोल गेट डबल इन साइटोप्लाज्म? यस सर। हेट्रोक्रोमेटिन गेट रेप्लिकेट फर्स्ट। क्वेश्चन 6 का डी। सही है सर, मजा आ गया। हाँ, बढ़िया, मजा आ गया। आ जाओ भैया, G2 फेज की बात कर लेते हैं। हमने जीवन पढ़ लिया, देख रहे हो, एस पढ़ लिया, अब G2 फेज की बात करेंगे। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है? देखो बेटा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। पहली लाइन में आपको क्लियर करता हूं। इधर देखो, अब हमें M फेज में जाना है, हमें S के बाद अब M में जाना है। तो S फेज कंप्लीट करने के बाद M फेज में एंटर करने के बीच के गैप को G2 बोलते हैं। S फेज पूरा हो गया, M फेज में घुसने के बीच के गैप को G2 बोलते हैं। तो ये सेकंड गैप होता है, इट इज गैप 2। और ये किसके बीच का गैप है? गैप बिटवीन एंड ऑफ S फेज एंड स्टार्ट ऑफ M फेज। M फेज के स्टार्टिंग के बीच का गैप है। अब इसमें सेल क्या करेगा? तैयारी। सेल क्या करेगा? तैयारी। किस चीज की तैयारी? डिवाइड करने की। तो सेल क्या करता है बेटा? सेल प्रिपेयर करता है, सेल प्रिपेयर करता है खुद को, प्रिपेयर इटसेल्फ टू इटसेल्फ फॉर M फेज। M फेज के लिए खुद को तैयार करेगा। M फेज के लिए खुद को क्या करेगा? तैयार करेगा। सही है? M फेज के लिए खुद को क्या करेगा बेटा? तैयार करेगा। जल्दी बता दे। M फेज के लिए खुद को तैयार करेगा। तैयारी क्या करनी? इधर देख, ध्यान से सुन। तुझे मैंने यह चीज पढ़ाई थी कि ये मेरे पास सेंट्रोजोम होता है। सही है सर? सेंट्रोजोम के आसपास जे मैंने माइक्रोट्यूब्यूल लगाए तो एस्टर बोला। सही है सर? अब इन एस्टर से ये धागे बनेंगे जो किसके बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। ये धागे का नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर। इन धागों का क्या नाम है? स्पिंडल फाइबर। ये कौन से फेज में बनेगा? ये बनेगा M फेज में। फॉर्म इन M फेज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताना मुझे। स्पिंडल फाइबर M फेज में बनेगा और वो बना है माइक्रोट्यूब्यूल का। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट करता हूं। स्पिंडल फाइबर किस में बनेगा? M फेज में। देखो, एस्टर वगैरह जो है आपका जो ये सेंट्रोजोम है, ये S फेज में मैं डबल कर चुका हूं, S फेज में डबल कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन उससे वो जो धागे आएंगे स्पिंडल फाइबर, वो M में आएंगे। S फेज में मैं ये 2 बना चुका हूं, लेकिन M फेज में ये वाले धागे आएंगे। ये M फेज में आते हैं, पहले नहीं आते। अब आगे की कहानी। इनको बनाता कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना है? ट्यूबुलिन का। तो M फेज में मुझे इन धागों को बनाने के लिए बहुत सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत है। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन में G2 फेज में बनाऊंगा। और मैं रिपीट कर रहा हूं, इन M फेज हमें किसकी जरूरत है? स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। सो लार्ज नंबर ऑफ क्या चाहिए? माइक्रोट्यूब्यूल। इसका मतलब कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। अब ये कब बनेगी? आप सोचो, कब बनाएंगे? नाउ दिस प्रोटीन गेट सिंथेसाइज इन कौन से फेज में बनाओगे? बताओ जल्दी। दिस प्रोटीन गेट सिंथेसाइज इन G2 फेज। कौन सी प्रोटीन? दिस का मतलब है यहां पर, दिस का मतलब है ट्यूबुलिन। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी बोलो। बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई।
सेंट्रोसोम एस फेज में डबल करेंगे, धागा कब बनेगा स्पिंडल फाइबर का, कब बनेगा बता जल्दी, एम फेज में। तैयारी कर रहे हैं, कौन सी तैयारी, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एम फेज में माइक्रोट्यूब्यूल बनाना है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाएगा, स्पिंडल फाइबर। अब एक बच्चा पूछेगा सर जीवन में भी तो जरूरत पड़ेगी ट्यूबुलिन बनाने की, वो सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रियोल बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए उतने माइक्रोट्यूब्यूल नहीं चाहिए, लेकिन स्पिंडल फाइबर बहुत सारे होते हैं, उसके लिए मुझे बहुत सारी ट्यूबुलिन चाहिए, और वो मैं G2 फेज में बनाऊंगा। सही है, मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास सेंट्रोसोम एस फेज में डबल हुए, उससे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये धागे स्पिंडल फाइबर, ये किसके बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के। समझ इस बात को, ये मान ले माइक्रोट्यूब्यूल है, ये स्पिंडल फाइबर है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल इस स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। तो इस माइक्रोट्यूब्यूल को कौन बनाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो बहुत सारी ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए। हां क्लियर है, और वो ट्यूबुलिन किस में बनेगी, G2 में। दूसरा मेरे पास ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, आप देखो जरा ध्यान से, इस चीज को समझो। इस चीज को समझो, आप कहानी देखो बेटा, इस चीज को समझो। मेरे पास ये सेल है, ठीक है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, सही है ना। इस न्यूक्लियस में मेरे पास जे क्रोमेटिन है, जो ऑलरेडी डबल हो चुका है, ऑलरेडी डबल हो चुका है, एस फेज पार हो चुका है। अब मैंने कहा कि क्यों ना हम बहुत सारी क्या बनाएं, ट्यूबुलिन। देख बेटा सेंट्रियोल कब डबल हो चुका है, ये देख, ये मैं इसको डबल कर चुका हूं, ये मैं किस में डबल कर चुका हूं, एस फेज में कर चुका हूं। ये G2 का सेल है, ये कौन से फेज का है, G2 सेल का है, क्योंकि क्रोमेटिन भी डबल हो चुका है। क्रोमेटिन डबल है इस वक्त, दुगना है, डबल। अच्छा भाई यहां डबल का मतलब भी कई बच्चों को समझ नहीं आता। ये देख बेटा, ये डीएनए है, डबल का मतलब ये है, ये डबल का मतलब है, और ये आपस में ऐसे एक साथ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। डबल का मतलब ये। अब देख सेंट्रियोल डबल हो चुका है, हां सर। अब ये मैं क्या बना रहा हूं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना रहा हूं। अब मैं तेरे को ये समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, इधर देख ध्यान से। मेरे पास ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जब सेल डिवाइड होगा मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें, या मान लीजिए ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं इनका नंबर बढ़ा दूं क्योंकि मुझे दोनों सेल में इसको बांटकर भेजना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ऑर्गेनल्स डबल होती है G2 फेज में, हां कौन सी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। मान ले तेरे पास 4 माइटोकॉन्ड्रिया, 8 9 कर दे, 8 कर दे, 12 कर दे, ताकि दोनों सेल में बांट सके। तो कौन से फेज में ऑर्गेनल्स डबल करोगे, देखो गोल्जी बॉडी ER आप कब डबल कर रहे थे, G1 फेज में, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने में मदद कर रही थी, ठीक है। यहां पर उन ऑर्गेनल्स को डबल करोगे जो दोनों सेल में बांटनी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, इनको डबल करते हैं। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। ट्यूबुलिन बनाते हैं, ट्यूबुलिन क्या है, प्रोटीन। तो इसको बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहां भी लगेगी, यहां भी लगेगी, समझ लो ध्यान से। क्लियर है, समझ आया मैंने क्या बोला भाई। ये दो भेजेंगे एक सेल में, ये दो दूसरे सेल में, ट्यूबुलिन डबल करी, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। G2 में देखो हम ऑर्गेनल्स, कौन सी ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, यहां डबल करेंगे, डबल हेयर, उसको हम क्या करेंगे, यहां डबल करेंगे, ठीक है, यहां डबल करेंगे। समझ ले ध्यान से बेटा, यहां डबल करेंगे। बाय सर जी, अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, क्लास छोड़ के जागो, अच्छा जा कोई बात नहीं, नीट में मिलेंगे। ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यहां डबल करेंगे। यहां ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहां भी होती है बेटा, क्योंकि ट्यूबुलिन बिना इसके नहीं बनेगी। ट्रांसलेशन ऑल्सो अकर हेयर। और अगर आप ध्यान से देखो यहां तैयारी हो रही है किसको लेकर, तैयारी हो रही है किसको लेकर बेटा, तैयारी हो रही है किसको लेकर, अगले उसके लिए। आया समझ। प्लास्टिड का मतलब क्लोरोप्लास्ट ही होता है,
ठीक है, ये G2 फेज के चेंज हो गए। आ गया समझ? जल्दी बताओ, लिख लो, नोट करो जल्दी, अरे जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। क्लियर है? जल्दी बताओ। चलो आ जाओ, यहां देखो, ये वाला बताओ, सही है। चलो ये तुम्हारे लिए एक ये भरते हैं। हाँ भाई चलो ये करते हैं। सर ये क्या है? याद करने के लिए, जीवन में बता जल्दी। ग्रोथ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, और क्या करते हैं? डीएनए डैमेज रिपेयर, न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म डिक्रीज। सही है सर, बढ़िया। जीवन फेज में सर ऐसे ही याद कर ले। हाँ बेटा ऐसे ही करना है तुझे, तुझे समरी बनाना आना चाहिए ना। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ सर। सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म, किसके? एनिमल सेल के। ये वाले दो कॉलम छोड़ेंगे अभी। न्यूक्लियस में, बढ़िया, हिस्टोन डबल कर दे। और क्या करेगा बेटा? और कुछ कर सकता है? यूक्रोमेटिन को पहले डबल कर। सर ये तो बढ़िया है, ऐसी टेबल बनाया करो। हाँ बेटा तेरे लिए ही बनाया, याद कर, समझ, क्वेश्चन उड़ा दे। अच्छा ऐसा भी होता है, चलो। और कुछ कहानी? हाँ सर और भी है। G2 फेज, G2 फेज में क्या है? ट्यूबुलिन डबल कर रहे हैं, ट्यूबुलिन का बना रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनल्स, कौन से वाली? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। इसमें ER और गोल्जी। हाँ सर ये ठीक लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए पे बात करेंगे, बढ़िया। बेटा तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को। ट्यूबुलिन जो है वो हम लोग G2 फेज में ही लिखते हैं, जीवन फेज में सेंट्रियोल के लिए नहीं लिखते हम नॉर्मली। प्लास्टिड एंड प्लास्टिड, प्लाज्मिड अलग होता है, प्लास्टिड अलग होता है। हाँ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होगी, सुन ले ध्यान से बेटा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों में होगी। एनसीईआरटी ने सिर्फ G2 में लिख दी है, पर बिना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ग्रोथ नहीं हो सकती। एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है, इन तीनों फेज में, देख देख बेटा ध्यान से सुनियो, इन तीनों फेज में, कौन कौन से में? G1 G2 में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तीनों में इंक्रीज होता है। मतलब अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख दूं ऊपर साइटोप्लाज्म इंक्रीज, तो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तीनों में इंक्रीज होगा। G1 S और G2 में साइटोप्लाज्म इंक्रीज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नोट में लिख रहा हूं कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अभी जी नोट नहीं बताया बेटा, मैंने जी नोट नहीं बताया। ठीक है, अरे चित्र ठीक लग रहा है। अब मुझे बता एंजाइम तीनों फेज में काम कर रहे हैं, पूरी सेल साइकिल में एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम एक्टिव इन ऑल फेज, एक्टिव इन G1 S G2 और M, बिना एंजाइम के कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब सारे ही फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गए। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन सा फेज है, चारों। क्यों? क्योंकि G1 में भी एंजाइम काम करेंगे, S में भी डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, G2 में भी एंजाइम काम करते हैं, तो मेटाबॉलिकली सारे एक्टिव हो गए। सेंट्रियोल किस फेज में बनता है लिखा तो है बेटा, देखना यहां पर। कब पढ़ना सीखोगे तुम, कब बड़े होगे? सर सही से लिखिए, खुद से लिख ले। सारा मैं लिख दूं, खुद मत पढ़ियो कुछ भी। हां बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन को लेके मैं 100% श्योर हूं, कोई डाउट नहीं उसमें। ठीक है, चल आजा, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं तेरे से। व्हाट इज अमाउंट ऑफ डीएनए समझाते हैं तेरे को, मस्त। लिख लिया? कोई लिख रहा है? लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूं। सर हम थक गए, मैं भी थक गया, पर हम सर पढ़ेंगे। हाँ बेटा, मैं भी पढ़ाऊंगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एकदम चीते बच्चे हो। हाँ, मनी मन सर कह रहे गधे हैं, पढ़ते नहीं है, और बाहर से सर कह रहे कि एकदम चीते बच्चे हैं, पढ़ेंगे। पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो, है ना। तुम्हारे को समझ में आना पड़ेगा कि मेहनत चाहिए, और मेहनत कोई एक दिन नहीं चाहिए, है ना। 2 दिन पहले बैठ के तुम मान लो सारे 1 शॉट देख डालते हो, हमारे क्या फायदा होता उसका? अभी पढ़ना है, सही है, अभी पढ़ना है, बाद में थोड़ी पढ़ना है। हाँ हाँ, कुछ खुश हो रहे होंगे, सर ने आज तारीफ करी, चीता बोला हमें, गधा। डांट खाओगे बेटा, पूरे साल भर डांट खाओगे। तारीफ तो खैर मैं जब तक नहीं करूंगा जब तक सिलेक्ट नहीं होगा। सामने भी आ जाता है तो बच्चा कहता सर मेरा सिलेक्शन हो गया, 680 आ गए। मैं कहा अच्छा है, बढ़िया है, इसके बाद कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। आगे चलो, पढ़ेंगे आगे, फास्ट आ जाओ। अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए को समझाने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इधर देख बेटा, सबसे पहले तेरे को यह समझना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, उसको समझा रहा हूं मैं। तुम्हारे पास सेल साइकिल के हमने फेजेस बना रखे हैं। हां सर बना रखे हैं, देख इधर ध्यान से देख बेटा, ये सेल साइकिल के फेजेस हैं। दिस इज M, दिस इज G1 S और G2। ये सेल है मेरे पास, इस सेल का ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जे हमने क्रोमेटिन बना रखा है। ये हमने क्या बना रखा है? क्रोमेटिन। हां सर बढ़िया, शानदार, खूबसूरत क्रोमेटिन है। अब इधर देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इधर देखो, ये क्रोमेटिन है ना, बढ़िया क्रोमेटिन है। अब हम क्या करते हैं बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। हमने क्या किया, समझियो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनियो। मैंने क्या किया, जैसे मान ले तेरे पास ये पेन है, इस पेन की लंबाई तू किस में नाप सकता है? मिलीमीटर में नाप ले, सेंटीमीटर में नाप ले, नापने का एक यूनिट होता है। हमने क्या किया, समझिए इस बात को, हमने क्या किया, G1 फेज में जो भी क्रोमेटिन ये सेल के अंदर था, मान ली ये मेरे पास पेज है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके ये क्रोमेटिन बना रखा, ये रहा क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन है जो G1 फेज का है। इसके अमाउंट को मैं एक वैल्यू देता हूं 2C। समझ इस बात को, ये हमने दी है, ये क्रोमेटिन है G1 फेज का, इसके अमाउंट को मैंने क्या वैल्यू दी है? 2C। समझ इस बात को। अब ये 2C क्या है, समझ इस बात को, देख इस चीज को समझ। ये 2C क्या है बेटा? ये अमाउंट है किसका? क्रोमेटिन का, G1 फेज का। तो ये देख, तो मेरे पास G1 फेज में जो क्रोमेटिन होता है, उसके अमाउंट को हम क्या लिख देते हैं? 2C लिख देते हैं।
तो अमाउंट ऑफ डीएनए का कॉन्सेप्ट यह है कि हम क्या करते हैं बेटा, इन अ डिप्लॉयड सेल में, पहले डिप्लॉयड की बात करूंगा आपके ह्यूमन की, डिप्लॉयड सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए उसको हम अपने पास से लिखते हैं। इन जीवन फेज में क्या लिख देते हैं, 2C लिख देते हैं। इसका मतलब ये पूरा फेज यहां से लेकर यहां तक अमाउंट मेरा क्या है, 2C है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे फेज में मेरे पास डीएनए का अमाउंट 2C कहलाएगा। अब ये अमाउंट इस फेज में इंक्रीज होता है, ये अमाउंट क्या होगा, इस फेज में इंक्रीज होगा। तो यहां 2C है और बढ़ के क्रोमेटिन 4C हो जाता है। अमाउंट बढ़ता है कि नहीं। अब आपके पास ध्यान दे बेटा, अब आपके पास इधर देखो, आपके पास क्या होगा, 2 क्रोमेटिन आ जाएंगे जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगा। तो क्रोमेटिन का अमाउंट डबल हो गया, ये 2C है, इसको डबल करके मैंने क्या बना दिया, 4C बना दिया। तो ये अमाउंट क्या होगा, तो मैं लिखूंगा इन एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, इंक्रीज होता है। कहां से, फ्रॉम 2C टू 4C, 2C से 4C हो गया। तो अब इसका मतलब आपके पास जब G2 में पहुंचेंगे कितना हो जाएगा, ये 4C हो गया। अमाउंट क्या हो गया, 4C हो गया। तो G2 फेज में ये 4C रहेगा। लेकिन M फेज में क्या होता है, 2 सेल बनते हैं डिवाइड करके M फेज में, तो इसमें 2C आ जाता है और इसमें 2C आ जाता है। तो हम लिखेंगे बेटा इन M फेज अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा बताना ध्यान से, अमाउंट वापसी अगेन बिकम 2C इन ईच डॉटर सेल। हर एक डॉटर सेल में वो अमाउंट कितना हो गया, 2C हो गया। एक लिख रहा सर आप पेपर कितना सेंटिमेंटल है, देख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर पेपर क्यों खराब कर रहे हो तेरे कॉन्सेप्ट के लिए, सर इतना पेपर वेस्ट करोगे पेड़ों का क्या होगा, तू डॉक्टर बन जाए, पहले इंसानों की जिंदगी बचा, पेड़ बाद में बचाइयो पहले। ये समझ, मैं मेरा ये मतलब नहीं है कि पेड़ मरने दे, पहले समझ तेरी प्रायोरिटी क्या है, पढ़ ले पहले। ये तुम सेंटिमेंटल हो जाते हो ना कि आज कितना प्रदूषण हो गया है, पढ़ नहीं रहा तू, प्रदूषण देख ले पहले। है कुछ ऐसे बेटा, कुछ कर नहीं सकते, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इधर देख बेटा, एक ग्राफ दिखाता हूं तुझे, एक ग्राफ दिखाता हूं, इधर देखियो ध्यान से, एक ग्राफ दिखाता हूं, इधर देख, मैं जो तुझे बताऊंगा ये समझियो। यहां पर मैं लिख रहा हूं तेरे को फेजेस, किसके फेजेस, सेल साइकिल के। इस वाले एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस है इस पे अमाउंट ऑफ डीएनए लिख रहा हूं, और यहां पर C है, ये 2C है, ये 3C है, ये 4C है। सही है सर, थोड़ा सा सही से गैप कर देते हैं, ज्यादा अनइवन हो गया। दिस इज C, 2C, 3C, 4C। अब इधर देख बेटा ध्यान से, खुद से देखियो तेरे को समझ आएगा। पहला फेज G1 है, ये G1 फेज है। G1 फेज में अमाउंट क्या है, 2C है, सही है सर। उसके बाद नेक्स्ट फेज आ गया, कितना अमाउंट आ गया, 4C। इधर देख बेटा, 4C आ गया, ये कौन सा फेज है, S फेज है। G2 में वो अमाउंट 4C रहेगा। सर ग्राफ बना रहे हो आप बायो में, अच्छा इतना मुश्किल काम, अरे इधर देख बेटा, ग्राफ चीजों को सिंपल बनाने के लिए होता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता इसलिए मुश्किल लगता है। ये M फेज है। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसे फेज बताओ जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट है, तो वो कौन से हैं, एक G1 है जिसमें 2C है, और G2 है जिसमें 4C पर कांस्टेंट है।
फेज जिसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, ऐसा फेज कौन सा है? एस फेज जिसमें इंक्रीज हो रहा है, एम फेज जिसमें डिक्रीज हो रहा है। आप देखो खुद से, इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बाकी इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है। आ रहा समझ? अरे बता, कर लेगा क्वेश्चन इसका आएगा तो जल्दी बता। अब मुझे बता जरा ध्यान से, एक ग्लास है, वो ग्लास आधा भरा हुआ था, मैंने उस ग्लास को पूरा भर दिया, तो अगर मैं वापसी उसको आधा कर दूं तो इसे रेस्टोर करना कहते हैं। ये हाफ था, ये फुल था, ये वापसी हाफ कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे? रेस्टोर करना। रेस्टोर मतलब वापसी लाना। तो मुझे बताओ जीवन में कितना था? 2C था। एम फेज क्या करता है? उस 4C को वापसी 2C पे लाता है। क्या एम फेज जो कि सेल डिवीजन है वो अमाउंट ऑफ डीएनए घटाता है कि रेस्टोर करता है? सही शब्द होना चाहिए रेस्टोर करता है। ग्लास आधा भरा था, जे पूरा भर दिया, 4C कर दिया 2C का। जब 4C से वापसी 2C आया तो हाफ, फुल को हाफ तो किया, पर इसे हम रेस्टोर करना कहते हैं। रेस्टोर मतलब वापसी लाना कहते हैं। तो मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि इन एम फेज अमाउंट ऑफ डीएनए इज रेस्टोर, गलत है कि सही है? बता जल्दी, बोल भाई, बोल भैया बोल। रेस्टोर सही है। रेस्टोर मतलब वापसी ओरिजिनल में लाना। समझ आया? क्योंकि मैं ओरिजिनल वैल्यू से देख रहा हूं। ये सोचा कभी? कई बार होता है कि अगर दो स्टेटमेंट है, इसमें से बताओ कौन सी ज्यादा ठीक है। इन एम फेज अमाउंट ऑफ डीएनए डिक्रीज या एम फेज रेस्टोर अमाउंट ऑफ डीएनए, ज्यादा सही रेस्टोर वाली है। वो गलत नहीं है, डिक्रीज तो कर रहा है, पर डिक्रीज करके चीजों को वापसी ला रहा है। बोल भैया बोल। हां सर, मस्त मजा आ रहा है, एकदम शानदार मजा आ रहा है। अब तुम्हारे लिए जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे। तो ये जो टेबल है इसमें एक चीज रह गई, प्लॉइडी। अगर मैं अमाउंट फिल करूं तो क्या फिल करूंगा? 2C। यहां एस में 4C नहीं, 2C से 4C, G2 में 4C, इसमें M में क्या होगा? अगर M लिख दूं तो मैं M लिख दूं तो 4C से 2C। कोई डाउट है? ये ठीक है? ठीक है, सही सही बेटा। एपोप्टोसिस बोलते हैं नेचुरल सेल डेथ को। प्लॉइडी वाला नहीं बता पाया आज आपको, है ना। और जी नॉट क्या क्या बताना है भाई? पहले सुन लो, चैट में नहीं चैटे करने लगना। अभी आपको जी नॉट बताना है, मुझे परमानेंट सेल बताना है, ज्यादा पढ़ा दूंगा दिक्कत हो जाएगी। प्लॉइडी बताना है, प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, क्रोमोसोम के बारे में। उसके साथ फिर माइटोसिस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हो सकता है हम खत्म भी कर ले। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई मक्कारी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आज का सारा समझ आ गया? मजा आ गया? ठीक है, चलिए शानदार। आपके पास ब्रेक है अभी, 10 मिनट यहां बचे हैं, 15 मिनट आगे बचे हैं। खाना पीना खा के दोबारा रेडी हो जाओ अगली क्लास के लिए। क्लियर है? कोई बच्चा मक्कारी नहीं। और बेस्ट तो तरीका यह है कि 10-15 मिनट में रेडी होके अपने एक बार देख लो आज सर ने क्या कराया, क्या लिखवाया, उसको करेंगे। आज डोपा आएगा, डोपा तो डेली आएगा, डोपा आज भी आएगा, उसको करेंगे। सही है? ठीक, क्लियर है? ठीक है, तो हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।